Students, today we are going to study the economics section for class 10th, chapter number 1, development. So, being discussed with this chapter, we at first know about what is the development criteria. Developments are involves various types of thinking, and it involves the increase in per capita income, or it also involves the accessibility of education for all, and it also involves the various types of health status for the people. So it means that the development is a criteria in which increase in their per capita income, increase in the average literacy level, or increase in the health status of the peoples, and when all these sections are covered, that is called as development. So what is the development for all the peoples? Do you think that all the peoples have the same developmental criteria? No. Different types of peoples have the different types of goals, and various types of peoples have the various types of goals. So the different persons can have different types of developmental goals. So what may be the development for any one person, that may not be development for the others. It may even be destructive for the other. It means when we uh, when we talk about the development, then we also see that what is the general development process. बच्चों देखिए, इसमें डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? डेवलपमेंट में हम बहुत सारे क्राइटेरियाज को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेनली डेवलपमेंट में हम जनरल क्राइटेरिया वो शामिल करते हैं जिससे कि एक इंसान की लाइफ जो है वो बढ़े, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़े, उसके जीवन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, उसकी जो भी एवरेज इनकम है वो बढ़नी चाहिए, साथ में उसका हेल्थ स्टेटस सुधरा होना चाहिए। हेल्थ स्टेटस की बात करेंगे तो हेल्थ स्टेटस भी उसको अच्छा मिलना चाहिए। यही सब जो है डिफरेंट इनकम के लिए, और डिफरेंट जो इनकम होती हैं पीपल्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स की, तो वो उनके जितने भी इनकम्स का क्राइटेरिया है और जितने भी गोल्स जो लोगों ने डिसाइड किए हैं अपनी लाइफ के लिए, वो सारे के सारे इंक्रीज़ होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और साथ ही साथ वो पूरे भी होने चाहिए। तभी इस डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सिद्ध होता है सबके लिए। अभी जैसे मैंने एक बार कही, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इन सब डेवलपमेंट के अलावा जैसे कि लोगों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट, हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, उसके लिए आज़ादी का मतलब उसकी जीवन की सुरक्षा, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सबकी डिग्निटी होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये भी एक डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट गोल मेन ना हो करके ये मेन डेवलपमेंटल गोल्स के अलावा है। यानी कि इनकम तो होनी ही चाहिए इंसान की, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी अच्छी इनकम हो, और अच्छी इनकम के अलावा उसको इज्जत चाहिए, उसके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट संस्थाओं का हो या गवर्नमेंट पीपल्स का हो या फिर प्राइवेट्स का हो। फ्रीडम होनी चाहिए, उसको हर बात में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और उसका जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये उसके मेन डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। और मनी जो है एक मटेरियल थिंग है उसके लिए, उसके साथ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लाइफ में हो, और उसका जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग में आते हैं उसमें हम ये देखते हैं उसके फ्रेंड सर्किल, उसका फ्रेंडशिप सर्किल, उसका जो है सोसाइटी लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब अच्छा होना चाहिए। तो यही मेनली डेवलपमेंटल गोल्स में आता है। यानी कि डेवलपमेंटल गोल्स में हम दोनों टर्म्स को शामिल कर सकते हैं। एक मटेरियलिस्टिक थिंग जिसमें मनी मेन होता है, जिसमें से उसको इनकम अच्छी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, फिजिकल लिविंग स्टैंडर्ड, उसके यहाँ सारा सामान आए, और उसको हर प्रकार का एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस अच्छा हो सके उसका। दूसरा नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है, उसमें क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी के अंदर उसकी सेल्फ डिग्निटी और उसकी जो द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स उसको अच्छी मिले, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे। यही डेवलपमेंट का मेन क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों की, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। बहुत सारे लोग जो है मिक्सिंग ऑफ गोल्स देखते हैं। यानी कि अगर हम अब नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? अभी तक तो हमने पीपल डेवलपमेंट की बात की थी, अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट persons could be different as well as conflict nations of a country's development। हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है इस नेशनल डेवलपमेंट को लेकर के। तो नेशनल डेवलपमेंट में मेनली क्या शामिल हो सकता है? National income is the money value of all final goods and service produced by the resident and non-resident within the domestic territory of an economy in an accounting year।
यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कहते हैं मार्च फाइनल है, मार्च से लेकर के नेक्स्ट मार्च तक का एक अकाउंटिंग ईयर हम लोग काउंट करते हैं। तो ये जो मार्च टू मार्च एक अकाउंटिंग ईयर होता है, इसके अंदर किसी एक एक जो निश्चित टेरिटरी है उसके अंदर उस पूरी जो पॉपुलेशन रहती है उसके यहाँ फाइनल गुड्स, यानी कि जो भी सामान बना और सर्विसेज हुई वो प्रोड्यूस्ड हैं, वो लोगों के लिए कैसी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए भी और जो वहाँ के नहीं रहने वाले हैं उनके लिए भी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो उस टेरिटरी के, जैसे मान लीजिए बंगाल के अंदर कुछ ऐसे हैं जो बंगाल के अंदर नए नए रहने आए, वो नॉन रेजिडेंट हुए क्योंकि वो नए रहने वाले हैं, और कुछ पुराने वहाँ पे रहते हैं तो उनके वो पुराने लोग, तो उन नए और पुराने दोनों लोगों के लिए उस बंगाल टेरिटरी के अंदर मान लीजिए कि सारा सामान जितना बना और जितनी सर्विसेज उसको प्रोड्यूस की गई हैं और जितनी उसकी इनकम हुई एक पर अकाउंटिंग ईयर में, वो जिसको निर्धारित करती है नेशनल इनकम को। अब आता है इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड NFIA, नेट फैक्टर इनकम रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पर ईयर के अंदर कुछ गोल होते हैं सरकार के, उनके तहत उसके यहाँ गरीबी की रेखा से हट करके अब कितने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो वो भी नेशनल डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा GDP है, GDP का मतलब है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, यानी कि जितना सकल घरेलू आय। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कितना प्रोडक्शन इस तरीके का हुआ कि जिससे कि बेनिफिट हुआ और साथ में उसे डेवलपमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर रीजन का, तो ये है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन। और इसके अलावा लिटरेसी रेट उसका हाई होना चाहिए, या कह लीजिए कि नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लिटरेसी रेट को भी शामिल करेंगे। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, उसकी इनकम ग्रोथ कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने देखे अभी तक, ये सारे के सारे नेशनल इनकम में शामिल किए जाते हैं। तो हम अगर एक पर्टिकुलर नेशनल इनकम का क्राइटेरिया लेके चलते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें हमने क्या देखा, पहला देखा सोर्स ऑफ इनकम and the production of the goods and services by the resident or non-residential within the domestic territory of an economy in an accounting year. It also include the net factor income removal of poverty and GDP, gross development production, literacy, healthcare development, or life expectancy rate increase in the life expectancy rate and income growth. These all are scenario includes in the national development. Now we look at the picture of how to compare different countries or status. When we discuss about the comparison between the different countries or status, then we talk about that what are the different criterias of the development, and we also considered in this scenario how human development index. So which type of human development index produced in a particular country, like average income of the people, how is the average income of the people per capita income, and what are the living standard of the people in that particular society of the country, or what is the literacy rate in that area, और what are the health status of the peoples in particular countries। यानी कि वहाँ के लोगों का अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर देखते हैं कि उस जगह पर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसा है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड के बाद हम देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है उनका, हेल्थ स्टेटस कैसा है, लिटरेसी रेट कितना है, एजुकेशनल लेवल कितना है। ये सब देखने के बाद में हम उनका ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन भी देखते हैं, कितना वो लोग हर एक साल में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाते हैं, और जिससे उनकी पर इनकम जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है हर एक साल में, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उस तरीके से दो कंट्रीज़ के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में। अब आता है कि इससे हमें ये पता लगता है कि व्हाट इज़ द एवरेज इनकम और पर कैपिटा। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। किसी भी एक कंट्री का जो भी टोटल पॉपुलेशन है, अगर उस कंट्री की टोटल जो इनकम हो रही है, जो भी टोटल इनकम हो रही है उस कंट्री की, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन से तो उसको बोलते हैं एवरेज इनकम, और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है उसके बाद में कि इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। हमें पता है कि इनकम और अदर क्राइटेरियाज में हमने जैसे देखा कि GDP हमने देखा था, ग्रॉथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऐसे ही एक होता है सारी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, अगर इनकी वैल्यू देखी जाए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पर एक ईयर में, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, GNP। GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन
It includes the sum of all goods and services with the value of export and import in an year, that is called as GNP. And besides income, we also include infant mortality rate, literary rate, net attendance ratio, public facilities, etc. The net attendance ratio, what is the net attendance ratio? Here we see that net attendance ratio is the total number of children of age groups 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. कहने का मतलब है कि नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि 14 से 15 साल के बच्चों के जो 14 से 15 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं, या 14 से 15 साल के बच्चे किसी भी कंट्री में या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में 14 से 15 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों का जो टोटल नंबर होता है, उसमें से कितने बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, उनकी अगर संख्या को हम लोग टोटल नंबर ऑफ जितने उस 14 या 15 साल के बच्चे हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका जो परसेंटेज का डिवीजन होता है वो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ऐसे लिटरेरी रेट क्या होता है? ये मेज़र करता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल, कि किसी भी समाज में या किसी भी स्टेट के अंदर जो लिटरेट पीपल हैं, जो लोग एजुकेटेड पीपल हैं, वो कितने हैं, और उससे ऊपर जैसे 7 ईयर्स और 7 ईयर्स से ऊपर के जो बच्चे हैं एज ग्रुप के, वो कितने लिटरेट हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, वो लिटरेरी रेट कहलाता है। अब आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 100 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। IMR, it also indicates about the number of children that die before the age of 1 year। यानी कि ये पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर स्टेट में उन लोगों की संख्या या उन बच्चों की संख्या जो 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे डेथ हो गए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, और उनके अगर नंबर को हमने डिवाइड कर दिया है 100 लिविंग चिल्ड्रन की नंबर से, तो उसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, यानी कि मान लीजिए 1 साल के अंदर किसी भी एक स्थान पर या किसी भी एक स्टेट के अंदर मान लीजिए 30 बच्चे जो है वो 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है, और उनको फिर डिवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर, मान लीजिए उस एरिया में 100 बच्चे हैं जो टोटल 1 साल के अंदर पैदा हुए, तो 100 बच्चों में से 30 बच्चे तो डेथ हो गई, तो 30% जो है इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकलेगा, 30/100। ओके, नाउ वी कम ऑन द पब्लिक फैसिलिटीज। व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज? There are various types of public facilities and money in our pockets by all the goods and services that we may need to live well. But besides money, we also have the dignity. We also require the dignity, self-respect, and the other things like average income, education, health facilities, or equality, equal treatment, security, freedom, more income, mixed goal, respect of others also, and safe environment, that is also called as UNDP. UNDP means United Nations Development Programs. United Nations Development Programs, which prepares a human development report taking average income, education, and health to consideration. And it also includes the different types of mixed goals of the other people's, more income, and because everybody want the more and more income per year, or as their life expectancy increases, and they also want the freedom, equal treatment, security, respect of others, and safe environment, which all things are includes in the public facilities. इसका मतलब ये हुआ बच्चों की पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी स्थान के रहने वाले लोगों के लिए वहाँ का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसा है, सर्विसेज कैसी है उनके लिए जो दी जा रही हैं, एजुकेशन का लेवल कैसा है उनके लिए, इनकम का क्राइटेरिया क्या, स्टेटस गवर्नमेंट ने किया है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या लेवल प्रोवाइड किया गया है, या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जिससे कि व्यक्ति की इनकम बढ़े, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो आपको अच्छी इनकम के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड करा रही है, या फिर उसकी व्यक्ति की एवरेज इनकम बढ़ रही है, उससे एजुकेशन लेवल आपको दे रही है, अच्छा बढ़ा रही है, एजुकेशन के लिए आपके लिए कोई फैसिलिटीज़ दे रही है, हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ दे रही है, तो ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ में इसके अलावा और भी आता है, जैसे कि एक तो गवर्नमेंट साइड से हो गया, दूसरा जो नॉन गवर्नमेंट साइड से होता है उसमें होता है कि रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इक्वल फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स, मोर इनकम,
कि पब्लिक ये भी चाहती है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि हमारे लिए इनकम की अच्छी व्यवस्था कर सके। साथ में हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट मिले, बराबरी का ट्रीटमेंट मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ विभिन्नता ना की जाए, सिक्योरिटी भी हो उसकी, उसकी रिस्पेक्ट भी हो अदर्स के द्वारा, और सेफ इन्वायरमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड करें, और ये इंसान उम्मीद करता है कि ये हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो जो कि हमारे लिए यह सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। तो बच्चों, इसके साथ हमने केरला का कि हम लोग देखेंगे कि केरला में पहले लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, क्योंकि वहाँ के लोग पहले ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बेसिक हेल्थ क्राइटेरिया अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सुधार किया अपनी स्टेटस में, और धीरे धीरे वहाँ पर एजुकेशन लेवल बहुत हाई हुआ, और आज उसका लिटरेसी लेवल जो है, लिटरेसी रेट वो 91% पहुँच गया है, और वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है वहाँ का, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल भी सुधरा है। तो यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें क्या होता है, वो उम्मीद हम कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कराए, और हमारी रियल नेशनल इनकम तभी बढ़ेगी जब हर एक व्यक्ति की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, और उसी से नेशनल इनकम भी बढ़ेगी तो नेशनल आउटपुट भी बढ़ेगा। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर एक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छी हो जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, हेल्थ स्टेटस उसको अच्छा लगेगा, लिटरेसी लेवल भी बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है हर बार, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है द कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। इनमें क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में वो कंपैरिजन करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिश किया जाता है कि जो दो कंट्रीज हैं उनके बीच में उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है पीपल्स का, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, और उसकी रेलेवेंट जो डाटा होता है वो भेज दिया जाता है। जैसे इंडिया का उसकी जो नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, उनके साथ उनको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाई जाती है उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता लगता है कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, और उन सभी व्यक्तियों की जो है एजुकेशनल लेवल कैसा है, और उनका आगे जाकर के जो GDP कैसा रहने वाला है पूरे देश का, साथ ही में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एवरेज इनकम रेट, और पर कैपिटा इनकम, ये सारी की सारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड की जाती हैं। अब आता है बच्चों की सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दैट क्राइटेरिया इन विच वी डिसाइड अबाउट दैट वी ensure the use of all renewable and non-renewable resources in that criteria by which these natural resources will not replenished by us, and we also safely use these resources by the saving of these resources or by the conservation of these resources to preserve these resources for our future generation, that is called as sustainable development। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इसमें प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी रिसोर्सेज, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल है, अगर वो हमारे पास प्रेजेंट है और उनका हम बहुत बैलेंसिंग तरीके से उसका यूज़ करते हैं जिससे कि हम उसको प्रेजेंटली यूज़ कर लें, और साथ ही साथ में ऐसा अमाउंट उसका यूज़ करें जिससे कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रह जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे काम आए, ताकि उसको हम प्रेजेंटली ही यूज़ करके खाली डिस्ट्रॉय ना कर दें, रिप्लेनिश ना कर दें, बल्कि उसको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखें। तो इसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे, हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों टाइप की ग्रोथ जो है वो लगातार सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से लगातार सही चलती रहें। इसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा, और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और क्वेश्चन आंसर में आपको इसका सटीक आंसर भी मिल जाएगा। So please you don't worry about this lesson, and if you have any problem regarding this lesson, so please put your queries in the comment section, and I will try to solve your all problems. And regarding this sustainable development, you have to repeatedly see this video again and again. And with these comments, I have ended this video, and in my next video I will meet you soon. So till then, goodbye, and please like and share my videos.